हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं विजन आईएएस के टेस्ट श्रृंखला को, जिसमें अभी तक हमने 4 टेस्ट पेपर को सॉल्व कर लिया है। यह हमारा 5वां टेस्ट पेपर रहेगा। इस टेस्ट पेपर के अंतर्गत हम आज जानेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। कुछ क्वेश्चन को इसमें रहेंगे जो सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन रहेंगे, मेडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे और मार्च महीने के करंट अफेयर इस श्रृंखला के अंतर्गत रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसको तो हम जानते ही हैं कि ये 100 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है हड़प्पा प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, जिसमें क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा प्रौद्योगिकी और शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला आता है कि हड़प्पाई लोग हथियार बनाने के लिए केवल लोहे का इस्तेमाल करते थे। दूसरा कथन आता है कि हड़प्पाई लोग नाव बनाने का कार्य करते थे। और तीसरा आता है कि हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक के बारे में जानते थे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन होगा? तो इसमें से आपको सही उत्तर की पहचान करना है और बताना है कि इसमें से आपका उत्तर क्या होगा। इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा, जिसमें केवल 2 और 3 इसका आपका उत्तर होगा। जिसमें हड़प्पाई लोग नाव बनाने का कार्य करते थे और हड़प्पाई लोग जो होते थे वह कुम्हार के चाक के बारे में भी जानते थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत जानते हैं, इसमें बताया गया है कि 17वीं शताब्दी के दौरान 2 भाई मदन्ना और अकन्ना निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत प्रमुख राजनीतिक के रूप में उभरे हुए थे। तो इसमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए आता है बीजापुर सल्तनत के बारे में, ऑप्शन बी आता है गोलकुंडा सल्तनत और ऑप्शन सी आता है अहमदनगर के निजाम शाही और ऑप्शन डी आता है मराठा साम्राज्य के संदर्भ में। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा, इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर आएगा ऑप्शन बी आएगा, जिसमें गोलकुंडा सल्तनत के अंतर्गत आपका इसमें उत्तर होगा कि ये दोनों भाई मदन्ना और कन्ना संबंधित थे। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक भारत के बारे में वर्णन करती है। इसके अंतर्गत पहली पुस्तक आती है जिसमें आता है द पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। दूसरी आती है टॉलमी की ज्योग्राफी। तीसरी आती है पिल्ली की नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया। तो इसके संदर्भ में आपको सही कूट की पहचान करनी है, तो आपको सही उत्तर बताना है। तो इसमें आपका क्या उत्तर होगा? इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा, इसमें तीनों ही कथन आपके सही होंगे। तो इसके साथ ही आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन आता है कि ध्रुपद की लोकप्रियता के लिए ग्वालियर के महाराजा मानसिंह तोमर ने मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। और दूसरा आता है कि तानसेन जो अकबर के राज दरबार थे, उन्होंने महत्वपूर्ण ध्रुपद गायक थे। तो उपयुक्त कथनों में से आपका कौन सा कथन सही होगा? जिसमें ऑप्शन ई आता है इसके अंतर्गत कि केवल 1 होगा, ऑप्शन बी आता है कि केवल 2 होगा और ऑप्शन सी आता है ये 1 और 2 दोनों होगा और ऑप्शन डी आता है ना तो 1 होगा ना तो दूसरा होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा, जिसमें पहला और दूसरा दोनों ही आपके उत्तर सही होंगे। अब आपका 5th नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें बताया गया है कि वैशेषिक दार्शनिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? वैशेषिक दार्शनिक प्रणाली के संदर्भ में। जिसके अंतर्गत पहला कथन कहता है कि यह घोषणा करती है कि मोक्ष ब्रह्मांड की परमाणु प्रकृति और आत्मा से इनकी भिन्नता को पूरी तरह से पहचानने पर निर्भर करता है। और दूसरी आती है कि यह अवयवों को 3 तत्वों जिसमें भूमि जल वायु की कठोरता से इसे वर्गीकृत करता है। तो उपयुक्त कथन में से आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, तो आपका कौन सा उत्तर होगा? जिसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि केवल 1 होगा, ऑप्शन दूसरा आता है कि केवल 2 होगा और ऑप्शन सी आता है कि 1 और 2 दोनों होंगे और ऑप्शन डी आता है ना तो 1 होगा ना तो दूसरा होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा, जिसके अंतर्गत कि आपका पहला कथन इसमें सही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो 6 नंबर का है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 7 वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह हमारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? 7 वाहनों से रिलेटेड है। जिसमें पहला कथन के संदर्भ में बताया गया है कि 7 वाहनों ने ब्रह्मांडों को कर मुक्त ग्रामदान देने की प्रथा आरंभ की हुई थी। तो 7 वाहनों ने ब्राह्मणों को कर मुक्त ग्रामदान देने की प्रथा पर आरंभ की थी। इसके अंतर्गत ये पहला कथन है। दूसरा कथन आता है कि 7 वाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी और तीसरा आता है कि उन्होंने ज़्यादातर सोने के सिक्के जारी किए हुए थे। तो इनमें से आपको सही उत्तर की पहचान करना है और सही उत्तर बताना है कि आपका उत्तर कौन सा होगा। तो आपका उत्तर जो होगा इसके अंतर्गत ऑप्शन बी आएगा, जिसमें पहला और दूसरा कथन इसमें सही है।
अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपको बताना है, इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि राजा के पास एक स्थायी सेना थी। ऑप्शन बी आता है कि समाज 4 वर्णों में विभक्त हो गया था। ऑप्शन सी आता है कि यज्ञ की दक्षिणा में भूमिदान की प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित नहीं हुई थी। और ऑप्शन डी आता है कि देवताओं की आराधना के रूप में यज्ञ एवं अनुष्ठान प्रमुख हो गए थे। तो इसमें से आपका उत्तर कौन सा सही नहीं होगा। इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए आता है जो आपका सही नहीं है, जिसमें दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों ही इसके अंतर्गत सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं कि कौन सा है। कि इसमें आता है कि मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर मौर्य काल की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला आता है कि मौर्य राज्य कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और विनियमित जलापूर्ति की व्यवस्था करता था। और दूसरा आता है कि मौर्य राज्य में दासों को कृषि कार्य में संलग्न किया जाता था। और तीसरा कथन आता है कि जंगल की भूमि को कृषि के अंतर्गत लाने के लिए नए किसानों को एक कर से छूट दी गई थी। मवेशियों, बीजों और धन की आपूर्ति की गई थी। तो इसमें से आपको सही उत्तर की पहचान करना है और बताना है कि आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा, इसमें तीनों ही कथन आपके सही होंगे जो मौर्य काल के संदर्भ में है। कि इसमें इससे रिलेटेड जो कृषि व्यवस्था के बारे में बताया गया, क्या कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और विनियमित जल आपूर्ति की व्यवस्था भी करता था। दूसरा कि मौर्य राज्य में दासों और कृषि कार्य से संलग्न किया जाता था। और तीसरा कि जंगल की भूमि कृषि के अंतर्गत लाने के लिए नए किसानों को कर में छूट दी गई, मवेशियों, बीजों और धन की आपूर्ति की गई। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा, जिसमें पहला, दूसरा तीनों ही कथन इसके अंतर्गत सही होंगे। अब हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि गुप्त काल के संदर्भ में कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी विद्वान या कवि थे। तो इनमें आपको बताना है। इसके अंतर्गत पहला आता है कि रवि कीर्ति, दूसरे आते हैं अमर सिंह, तीसरे आते हैं कालिदास। तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करना है और आपको अपने सही उत्तर को देना है कि इसके अंतर्गत आपका उत्तर कौन सा होगा। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर आएगा, इसमें दूसरा और तीसरा होगा, क्योंकि गुप्तकाल के संदर्भ में इसके जो गुप्तकाल में जो इनके राजा जो गुप्तकाल में विद्वान एवं कवि थे, इसमें दूसरा और तीसरा इसके अंतर्गत आता है। जिसमें पहला जो दूसरा तीसरा होगा, तो इसके साथ ही ऑप्शन बी आपका उत्तर जाएगा। ऑप्शन बी होगा कि इसके अंतर्गत आपका उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा, जिसमें अमर सिंह और कालिदास रहेंगे और इसमें रवि कीर्ति नहीं रहेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन आता है इसके अंतर्गत कि इनने देवताओं के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया था। इन्होंने बौद्ध धर्म के विपरीत इन्होंने वर्ण व्यवस्था की निंदा की हुई थी। और तीसरा कथन आता है कि इनका मुख्य उद्देश्य सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना था। तो उपयुक्त कथन में से आपको सही उत्तर की पहचान करना है और आपको बताना है कि आपका उत्तर कौन सा होगा। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर आएगा ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत ऑप्शन सी आपका सही होगा, मतलब तीसरा कथन इसका सही है, पहला दूसरा इसका कथन गलत है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत जो कि 11 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि ऋग्वेदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेदिक काल के संदर्भ में पूछा गया है, जिसके अंतर्गत पहला कथन दिया गया है, पहले कथन के अंतर्गत दिया गया है कि ऋग्वेदिक काल महिला दासियों का प्रचलन था। ऋग्वेदिक काल में महिला दासियों का प्रचलन था। इसमें बताया गया है कि ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत दूसरा कथन आता है कि ऋग्वेदिक काल में भूमि की एक सुस्थापित संपत्ति थी। और तीसरा आता है कि ऋग्वेदिक काल में बाल विवाह का व्यापक प्रचलन था। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करना है और आपको बताना है कि आपका उत्तर कौन सा होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा इसके अंतर्गत। तो ऑप्शन ए आपका उत्तर सही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि इंद्रिय और गीतात्मक यह नित्य रूप देव एवं मानव उदात्त और लौकिकता को छूता प्रेम व उत्साह का एक नृत्य है। यह एक उच्च शैली का नृत्य है और कुछ मात्रा में इसे शास्त्रीय नाट्यशास्त्र तथा अभिनय दर्पण पर आधारित है। इसकी अभिव्यक्ति की तकनीकियाँ 2 आधारभूत मुद्राओं चौक और त्रिभंग के समान निर्मित होती हैं। धड़ संचालन इस नृत्य शैली का एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट अभिलक्षण है। तो इसमें से आपको उपयुक्त परिच्छेद द्वारा निम्नलिखित में से किस नृत्य का इसमें उदाहरण यह प्रस्तुत किया गया है।
या फिर ये किसका यह सर्वोत्तम वर्णन है? तो इसमें आपको बताना है, इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कथक का, ऑप्शन बी आता है भरतनाट्यम का, और ऑप्शन सी आता है ओडिसी का, और ऑप्शन डी आता है इसके अंतर्गत सत्रिया का। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा, इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, जिसमें ये जो स्पेशलिटी दिखाई गई है ये ओडिसी की है। तो इसके साथ ही ऑप्शन सी होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि उपग्रह इंटरनेट या अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या पूछा गया है कि उपग्रह इंटरनेट और अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के संदर्भ में। चलिए तो जानते हैं इसके कथन क्या है। पहला कथन आता है कि अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए उपग्रहों को निम्न भूकक्षा और भूस्थितिक कक्षा दोनों में स्थापित किया जा सकता है। दूसरा आता है कि डीटीएच के प्रसारण के विपरीत यह दो तरफा संचार है। और तीसरा आता है कि स्टारलिंक भूभौतिकी उपग्रह आधारित इंटरनेट का एक उदाहरण है। तो इसमें से आपको सही उत्तर की पहचान करना है। पहले नंबर तो इसके ऑप्शन देखते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आता है कि केवल 1 और 2 होगा, दूसरा ऑप्शन आता है कि केवल 2 और 3 होगा, और ऑप्शन सी आता है कि केवल 1 होगा, और ऑप्शन डी आता है कि 1, 2, 3 होगा। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर कौन सा होगा? इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा, जिसमें पहला और दूसरा कथन आपका सही होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 14 नंबर का क्वेश्चन है। जो पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि आता है कि 1958 के प्राचीन संस्थापक तथा पुरातत्वीय स्थल अवशेष अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला आता है कि यह अधिनियम पुरातात्विक उत्खननों को विनियमित करता है और रूपकृतियों एवं नक्काशियों के संरक्षण पर ध्यान देता है। दूसरा कथन आता है कि 1958 के AMASR अधिनियम के अनुसार पुरातात्विक स्थल से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व के ऐसे भग्नावशेष या परिशेष शामिल है जो कम से कम 1000 वर्षों में विद्यमान है। और तीसरा कथन आता है कि यह अधिनियम में हालिया संशोधन राज्य सरकारों को संरक्षित क्षेत्रों और के चारों ओर से 100 मीटर के बाहर क्षेत्र को विस्तार करने की शक्ति देता है। तो प्रयुक्त कथनों में से आपका कौन सा कथन सही होगा? जिसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि केवल 1 होगा, ऑप्शन बी आता है कि आपका ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी आता है कि आपका 1 और 3 होगा, और ऑप्शन डी आता है कि इसमें 2 और 3 होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर आएगा, इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा, जिसमें पहला कथन आपका सही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला ऑप्शन आता है कि हड़प्पावासी दुर्गा, अम्बा, काली जैसी देवियों की पूजा करते थे। दूसरा आता है कि हड़प्पावासी लिंग पूजा करते थे। तो प्रयुक्त कथन में से आपको सही कथन बताना है। इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए आता है केवल 1 होगा, ऑप्शन बी आता है केवल 2 होगा, ऑप्शन सी आता है 1 और 2 होगा, और ऑप्शन डी आता है ना तो 1 होगा ना तो दूसरा होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा इसके अंतर्गत ऑप्शन बी आएगा, जिसमें आपका दूसरा कथन सही होगा कि हड़प्पावासी लिंग पूजक थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित दार्शनिक पद्धतियों में से कौन सी केवल भौतिकवाद में विश्वास करती थी। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है, ऑप्शन ए में कहा गया है कि यह सांख्य होगा, ऑप्शन बी आता है लोकायत होगा, ऑप्शन सी आता है वैशेषिक होगा, और ऑप्शन डी आता है मीमांसा होगा। तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करना है। इसमें यह किस कंडीशन को फॉलो करता है या किस पे विश्वास की बात करता है? इसके अंतर्गत ऑप्शन बी आएगा, जो लोकायत के बारे में बताता है। किसके बारे में? लोकायत के बारे में। तो ऑप्शन बी आएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 17 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में शब्द, भुक्ति, विषय और विधि संबंधित होते हैं। तो यह जो विषय है वह किससे संबंधित है? तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है इसमें सिक्कों से, ऑप्शन बी आता है प्रशासनिक विभाजन से, ऑप्शन सी आता है प्रशासनिक अधिकारियों से, और ऑप्शन डी आता है पुस्तकों से। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा कि यह प्रशासनिक विभाजन से संदर्भित है। कौन कौन से शब्द? भुक्ति, विषय और विधि। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुगल काल के संदर्भ में मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंतर्गत पहला जो कथन पूछा गया है कि बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई अपनी जीत के बाद इसकी स्थापना की हुई थी।
दूसरा कथन आता है कि इस प्रणाली में मनसबदारों का अपना निजी सैन्य बल बनाए रखता था। और ऑप्शन सी आता है, मतलब तीसरा कथन आता है कि मनसबदारों के वेतन रुपयों में निश्चित किए जाते थे और उन्हें जागीर देकर भुगतान किया जाता है। चलिए तो इसके कथनों को जानते हैं कि इसमें से कौन सा कथन सही होगा। इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन आता है कि केवल 1 और 2 होगा। ऑप्शन बी आता है कि इसमें 2 और 3 होगा। ऑप्शन सी आता है कि इसमें 1 और 3 होगा और ऑप्शन डी आता है कि केवल 2 होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर आता है, उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल 2 और 3 इसके कथन सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप प्रायः किसके संदर्भ में सुर्खियों में रहा है। तो इसमें आपको बताना है कि किसके संदर्भ में रहा है। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है ब्रिक्स के, ऑप्शन बी आता है विश्व बैंक के, ऑप्शन सी आता है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के और ऑप्शन डी आता है G20 के। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा, जिसमें यह G20 के संदर्भ में या सुर्खियों में रहा है। अब हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें PBTG के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PBTGs के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि शासन समिति की सिफारिश पर सरकार ने PBTG के रूप में सबसे कमजोर समूहों की पहचान की थी। दूसरा कथन आता है कि PBTG की पहचान के मापदंड में घटती या स्थिर जनसंख्या और प्रौद्योगिकी का पूर्व कृषि स्तर शामिल था। और तीसरा कथन आता है कि कड़ोदी, जारबा और कोरग जो PBTG के उदाहरण है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करना है और आपको बताना है कि आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा, जिसमें दूसरा और तीसरा कथन इसके अंतर्गत सही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में खुद कास्त और पाही कास्त के शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो यह जो खुद कास्त और पाही कास्त शब्द का प्रयोग किया गया है, यह किसके संदर्भ में किया गया है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए जो आता है सैनिकों के लिए, ऑप्शन बी आता है व्यापारियों के लिए, ऑप्शन सी आता है बुनकरों के लिए और ऑप्शन डी आता है किसानों के लिए। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा, इसके अंतर्गत उत्तर जो आएगा आपका ऑप्शन डी आएगा कि यह खुद कास्त और पाही कास्त शब्द जो है वह किसानों के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि रुद्रदामन प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि उसने काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सुदर्शन झील के पुनरुद्धार के लिए कार्य किया। दूसरा आता है कि उसने विशुद्ध संस्कृति में पहला बृहद शिलालेख जारी किया। और तीसरा आता है, कहा जाता है कि उसके शासनकाल के दौरान सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए भारत आए हुए थे। तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करना है और आपको बताना है कि आपका उत्तर कौन सा होगा। तो इसके अंतर्गत आपके जो कथन हो गए, जिसमें पहला और दूसरा कथन जो है आपका सही है, तो इसी के साथ ही ऑप्शन बी आपका उत्तर सही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23 नंबर का। 23 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इसमें लेखक और साहित्य को बताया गया कि किस लेखक का कौन सा साहित्य है। तो इसमें आपको बताना है विशाखादत्त मुद्रा राक्षस का, बाणभट्ट हर्षचरित, बिलहड़ विक्रमांक देव चरित का है। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही होगा। तो इसमें जो ये युग्म है तो इसमें तीनों ही युग्म सही होंगे। तो इसके साथ ही जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कथन सही है कि विशाखादत्त का जो साहित्य है वह मुद्रा राक्षस है, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया और बिलहड़ के द्वारा विक्रमांक देव चरित्र को लिखा गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में गर्त आवास को मुख्य रूप से संबंध होते हैं। तो ये किसके संदर्भ में पूछा गया है, प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में, कि ये जो गुप्त आवास है जो ये संदर्भ में है तो ये किससे रिलेटेड है। तो इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन आता है कि इसमें मास्की में, दूसरा आता है बुर्ज होम से, ऑप्शन सी आता है पिलीहल से, ऑप्शन डी आता है मिर्जापुर से। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा, जिसमें आपका उत्तर बुर्ज होम इसमें होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आता है कि हाल ही में भारत में G20 देशों से भगोड़े आर्थिक अपराधियों की शीघ्र प्रत्यर्पण के लिए बहुपक्षीय कार्यवाही अपनाने का आह्वान किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी
शब्दों को भारत में किसी भी कानून के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। दूसरा कथन आता है कि भारत सरकार देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्ति को जब्त कर सकती है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही होगा, जिसमें आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसमें आपका जो उत्तर आएगा ऑप्शन बी आएगा कि इसमें ऑप्शन बी सही होगा और पहला इसका ऑप्शन कथन गलत होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि गुप्त काल की न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गुप्त काल की न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को कहा गया है, जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि इस अवधि के दौरान दीवानी और आपराधिक विधियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित और सीमांकित किया गया है। ऑप्शन दूसरा कथन आता है कि विधियां वर्ण भेद कर आधारित थी और तीसरा आता है कि कारीगरों व्यापारियों की श्रेणियां स्वनिर्मित विधियों द्वारा शासित होती थी। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा इसके अंतर्गत आपके तीनों ही कथन सही हैं, जिसके साथ ही आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी आपका सही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीलबंद कबर न्यायशास्त्र पद को सही ढंग से परिभाषित करता है। ये किसके बारे में पूछा गया है? सीलबंद कबर न्यायशास्त्र के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि यह उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आतंकवादियों से संबंधित मामलों पर अपने निर्णय सीलबंद लिफाफे में देने के लिए प्रयुक्त प्रथा है। इसी के साथ ही दूसरा ऑप्शन आता है कि यह उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा विदेशों की रणनीतिक एजेंसियों जैसे FBI, CIA, मोसाद और अन्य से जानकारी मांगने के लिए उपयोग में की जाने वाली प्रथा है। फिर तीसरा कथन आता है कि इसे उच्चतम न्यायालय के और कभी कभी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सरकारी एजेंसियों से सीलबंद लिफाफे में जानकारी मांगने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रथा है, जिसे केवल न्यायाधीशों द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। इसी के साथ ही तीसरा जो ऑप्शन डी आता है, इसमें कहा गया है कि यह उच्चतम न्यायालय द्वारा उन मामलों में सीलबंद लिफाफे में निर्णय देने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रथा है जिसे न्यायाधीश स्वयं शामिल होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा, जिसमें ऑप्शन सी आपका सही होगा और एक ऑप्शन गलत होंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य में आने वाले विभिन्न विदेशी व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि एंटोनियो मॉन्सेरेट एक पुर्तगाली पादरी था जिसे अकबर को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए मुगल दरबार में भेजा गया था। दूसरा आता है फ्रांसवा बर्नियर एक फ्रांसीसी था जिसने राजकुमार दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में सेवा की हुई थी। और इसी के साथ ही तीसरा आता है कि सर टॉमस रो एक अंग्रेज राजनयिक थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवहारिक अधिकार प्राप्त करने में सम्राट शाहजहां के दरबार में आया हुआ था। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन आपका सही होगा, जिसमें आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा कथन इसके अंतर्गत सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि वीर शैव परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला आता है कि जिसमें देखा गया है कि इसके संस्थापक बाशवन्ना सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। दूसरा आता है कि इस परंपरा का मानना है कि प्रत्येक भक्त को भगवान शिव में विलीन होने से पूर्व पुनर्जन्म के अनेक चक्रों से गुजरना पड़ता है। और इसके साथ ही जो तीसरा आता है जिसमें कहा गया है कि वीरशैववाद ने मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया। तो इसमें से उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अंतर्गत जो आपका कथन है ऑप्शन तीसरा सही है। तो इसी के साथ ही आपका ऑप्शन सी आएगा, जिसमें केवल तीसरा कथन ही सही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में कराचिल अभियान निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था। तो इसमें आपको उत्तर बताना है, जिसमें पहला ऑप्शन इसके अंतर्गत आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। दूसरा ऑप्शन आता है गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी आता है कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी आता है इब्राहिम लोधी। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा इसके अंतर्गत, जिसमें यह मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इसके संदर्भ में इसको बताया गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष को निम्नलिखित में से किस एक के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। तो इसमें पहला ऑप्शन आता है वेदांग के संदर्भ में,
दूसरा ऑप्शन आता है ब्रह्मांड के संदर्भ में, ऑप्शन सी आता है आरण्यक में, और ऑप्शन डी आता है उपनिषदों में। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा इसमें ऑप्शन ए आएगा कि यह वेदांग के संदर्भ में इसको बताया गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि अष्टाध्यायी पतंजलि द्वारा लिखी गई थी। दूसरा आता है कि सर्वब्रह्मण्य नामक एक महान ख्याति प्राप्त विद्वान ने कातंत्र व्याकरण की रचना की। और तीसरा कथन आता है कि हाल द्वारा संस्कृत में एक महान काव्य कृति गाथा सप्तशती की रचना की गई थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसके अंतर्गत आपका सिर्फ दूसरा कथन ही सही है। तो दूसरा कथन किस में है? ऑप्शन बी में आता है कि केवल आपका दूसरा ही कथन सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि सुर्खियों में रही छठी आकलन रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर सरकारी पैनल द्वारा, ऑप्शन बी आता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, ऑप्शन सी आता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा, और ऑप्शन डी आता है नीति आयोग के द्वारा। तो इसमें आपका जो उत्तर आएगा ऑप्शन ए आएगा, जिसमें यह है जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर सरकारी पैनल के द्वारा यह रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। अब आता है हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर स्थापत्य कला की नागर शैली की विशेषताएं हैं? जिसके अंतर्गत पहली आती है कि संपूर्ण मंदिर एक पत्थर के चबूतरे पर निर्मित होता है। दूसरा आता है कि मंदिरों की एक विशाल चार दीवारी से घिरा होता है। ऑप्शन सी आता है, मतलब तीसरा कथन आता है कि गर्भगृह सबसे ऊंची मीनार में नीचे स्थित होता है। और चौथा कथन आता है कि मंदिर परिसर में एक बड़ा जलाशय निर्मित होता है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा इसके अंतर्गत ऑप्शन पहला और तीसरा इसका सही होगा। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आपका सही होगा, क्योंकि इसमें पहला कथन और तीसरा कथन सही है कि संपूर्ण मंदिर एक पत्थर के चबूतरे पर निर्मित होते थे और गर्भगृह में सबसे ऊंची मीनारें जो होती थी वह इन्हीं के नीचे स्थित होती थी। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यह 35 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आता है कि पारंपरिक रंगमंच भवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि इस कला के मुख्य केंद्र कच्छ और काठियावाड़ है। दूसरा आता है कि इसने वाद्य यंत्र के रूप में केवल तबला और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। तीसरा कथन आता है कि इस कला में भक्ति और रूमानी भावनाओं का दुर्लभ समन्वय होता है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन आपका सही होगा, जिसमें आपको कथन बताना है। और इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि केवल एक होगा, ऑप्शन बी आता है कि केवल 2 और 3 होगा, ऑप्शन सी आता है कि केवल 1 और 3 होगा, और ऑप्शन डी आता है केवल 3 होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा, जिसमें पहला और तीसरा कथन इसके अंतर्गत सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का आता है, जिसमें पूछा गया है कि गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के साथ उत्तर भारत में कई राजपूत राज्य अस्तित्व में आए। निम्नलिखित में से इसके अंतर्गत कौन से यह राजपूत राज्य रहे? जिसमें पहले आते हैं कन्नौज के गढ़वाल, दूसरे आते हैं इसके अंतर्गत मालवा की परमार, तीसरे आते हैं अजमेर के चौहान, और चौथे आते हैं कलचुरी। ऑप्शन और 5वें नंबर पर आते हैं बुंदेलखंड के चंदेल। तो इसमें राजपूत राजवंश के बारे में बताना है। तो इसके अंतर्गत जो ये पांचों राजवंश जो दिखाए गए हैं ये पांचों ही राजपूत राजवंश से संबंधित है। तो इसके साथ ही आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा। इसमें उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय के मध्यकालीन इतिहास के दौरान मुजरियान आमतौर पर थे। तो मुजरियान आमतौर पर क्या थे? ऑप्शन ए आता है ग्राम प्रधान, ऑप्शन बी आता है काश्तकार किसान, ऑप्शन सी आता है अनाज के व्यापारी, और ऑप्शन डी आता है भूमिहीन मजदूर। तो इसमें आपका जो उत्तर आएगा ऑप्शन बी आएगा, जिसमें काश्तकारी किसान मुजरियान आमतौर पर होते थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें 38 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक को राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता था? तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है दंती दुर्ग को, ऑप्शन बी आता है अमोघ वर्ष को, ऑप्शन सी आता है कृष्ण प्रथम को, ऑप्शन डी आता है बल्लभ राज को। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा, जिसमें यह दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे।
अब आता है हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में समाहर्ता संदर्भित होते थे। समाहर्ता किससे संबंधित होते थे, जिसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि गुप्तचर को कहा जाता था, ऑप्शन बी आता है कि कर निर्धारण अधिकारी को कहा जाता था, ऑप्शन सी आता है सेना कमांडर को कहा जाता था और ऑप्शन डी आता है ग्राम प्रधान को कहा जाता था। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। अब आता है हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि अकबर ने 1540 में साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें सूबा कहा जाता था। इस संदर्भ में अकबर द्वारा प्रांतीय स्तर पर निम्नलिखित में से किन अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जिसके अंतर्गत पहले आते हैं अमलगुजार, दूसरे आते हैं बख्शी, तीसरे आते हैं फौजदार, चौथे आते हैं वाकियानवीस। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा, जिसमें और दूसरा और चौथा आपका सही है, जिसमें अमल गुजार और वाकियानवीस इसके अंतर्गत ये अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है 41 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि यह विजयनगर के गोल गुम्बद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, विजयनगर के गोल गुम्बद से संबंध में, जिसमें पहला कथन आता है कि यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, और दूसरा आता है कि यह स्मारक दीवार विहीन है, यह बाहर और अंदर दोनों तरफ से गोलाकार है। तो निम्नलिखित कथनों में से आपको सही उत्तर की पहचान करना है, जिसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि केवल एक होगा, ऑप्शन बी आता है केवल दो होगा, ऑप्शन सी आता है एक और दो होगा, ऑप्शन डी आता है ना तो एक होगा ना तो दूसरा होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा, जिसमें पहला कथन सही है कि यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसी के साथ ही जो दूसरा ऑप्शन है वो दूसरा गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा कि केवल एक होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का। 42 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोजेक्ट एलोरेडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कथन आता है कि यह संस्कृति मंत्रालय की पहल है, दूसरा कथन आता है कि इसका उद्देश्य दुर्लभ भारतीय भाषाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, उन्हें संरक्षित करना है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही नहीं होगा, तो इसके अंतर्गत केवल ए ऑप्शन एक आता है कि केवल एक होगा, ऑप्शन बी आता है केवल दो होगा, ऑप्शन सी आता है केवल एक और दो दोनों होंगे, और ऑप्शन डी आता है ना तो एक होगा ना तो दूसरा होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा, इसमें सही नहीं बताना है कि आपका सही नहीं कौन सा कथन है, तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए होगा जो आपका सही नहीं है। अब आता है हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि प्राचीन भारत के महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कारक मगध साम्राज्य के लिए उत्थान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो इसमें आपको बताना है, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि लोहे खदानों की उपलब्धता, दूसरा आता है सेना में हाथियों का प्रयोग, तीसरा आता है कि मगध साम्राज्य का रूढ़िवादी चरित्र। तो नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, तो बताना है आपको सही उत्तर आपका कौन सा होगा। इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए सही होगा, जिसमें पहला कथन और दूसरा कथन आपका सही है और तीसरा कथन आपका गलत है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में अरबस्क था। तो इसमें आपको किसको बताना है, अरबस्क क्या था। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए जो आता है, ऑप्शन ए में दिया गया है कलात्मक सजावट के रूप में था, ऑप्शन बी आता है सूफी संत का एक रूप था, ऑप्शन सी आता है कि मुगल काल के दौरान कुलीन महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषण का एक प्रकार था, और ऑप्शन डी आता है कि विशेष अवसरों को तैयार किया जाने वाला एक मुगल व्यंजन था। तो इसमें जो अरबस्क था वह एक कलात्मक सजावट का एक रूप था, तो इसी के साथ ही ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों में से किसकी रचना कालिदास द्वारा नहीं की गई है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कुमार संभव, ऑप्शन बी आता है विक्रमोर्वशीय, ऑप्शन सी आता है शिशुपाल बधम, ऑप्शन डी आता है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसमें जो आपका उत्तर है, इसमें आपका जो उत्तर आएगा ऑप्शन सी आएगा कि ये जो तीनों हैं, ये तीनों कृतियां कालिदास के द्वारा रची गई हैं, लेकिन जो शिशुपाल बधम है वह कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आता है ऋग्वेदिक काल के संदर्भ में, जो कि 46 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पहला कथन आता है, क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि राजा का पद जो होता है वह सामान्यतः आनुवांशिक था,
दूसरा कथन आता है कि विद्युत और गणकी जैसी संगठन राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। और तीसरा कथन आता है कि ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, जिसमें आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत आपका कथन पहला और तीसरा सही होगा। तो इसमें साथ ही आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा, जिसमें पहला और तीसरा कथन इसका सही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत जो कि 47 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है। तो इसमें किसका बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि यह कर्नाटक संगीत का कौन सा रूप नहीं है। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है गीतम, ऑप्शन बी आता है सौराजती, और ऑप्शन सी आता है पद, और ऑप्शन डी आता है ख्याल। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा, जिसमें ख्याल जो है वह कर्नाटक संगीत से संदर्भित नहीं है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन डी आपका सही होगा, ख्याल। अब हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें एक चित्रकला के वर्णन के बारे में बताया गया, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन है कि यह कला रूप जो है उन विषयों से संबंधित है जो महाराष्ट्र क्षेत्र में ग्रामीण जीवन की सामाजिक जीवन शैली और क्रियाकलापों का वर्णन करते हैं। इन चित्रों में पुरुषों और महिलाओं की सर्पिल संरचनाएं और संकेंद्रित गोलाकार डिजाइन तारपा नृत्य के प्रतीक है। इन चित्रों में साधारणतः मिट्टी और गोबर आधारित सतह पर चित्रित किया जाता है। पहले गेरुआ लाल मिट्टी से लेप किया जाता है, फिर सफेद रंग के लिए चावल के पेस्ट का उपयोग किया जाता है। इस चित्रकला के लिए ब्रश के स्थान पर साल्ती घास या बांस की झाड़ियों का उपयोग होता है। तो आपको इसमें से सही उत्तर का या किसका सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसमें ऑप्शन ए आता है इसके अंतर्गत कि यह गौंड चित्रकला का वर्णन करता है। ऑप्शन बी आता है संथाल चित्रकला का, ऑप्शन सी आता है फड़ चित्रकला का, और ऑप्शन डी आता है बर्ली चित्रकला का। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा, जो बर्ली चित्रकला के बारे में यह बताता है। किसके संदर्भ में बताता है? यह बर्ली चित्रकला के बारे में। अब हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें पूछा गया है कि चित्रकला और शैली और क्षेत्र के बारे में बताया गया, जिसके अंतर्गत पहली चित्रकला आती है कि चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग होती है जो केरल से संबंधित है। दूसरी आती है मधुबनी चित्रकला, बिहार से संबंधित है। पट्टचित्र चित्रकला उड़ीसा से संबंधित है। और चौथी नंबर पर आती है पिछवाई चित्रकला, जो राजस्थान से संबंधित है। तो उपयुक्त युग्म में से कौन सा सही युग्म होगा? तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करना है, जिसमें आपका ऑप्शन सी होगा, जिसमें पहला आपका कथन गलत है, दूसरा तीसरा चौथा आपका सही है। तो पहले जो चित्रकला है वह केरल से संबंधित ना होके वह किससे संबंधित है? तेलंगाना से संदर्भित है यह चित्रकला। तो इसके साथ ही आपका ऑप्शन सी सही होगा, और पहला कथन इसके साथ गलत होगा, जिसमें यह केरल ना होके यह तेलंगाना राज्य होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें पूछा गया है कि हाल ही में सलाल हैमाना क्षेत्र में लिथियम के विशाल भंडार होने की सूचना मिली थी। यह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसमें सलाल हैलाला के बारे में बताया गया है। यह जो लिथियम की पहचान कहाँ पर हुई थी? इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आता है बुंदेलखंड, ऑप्शन सी आता है हैदराबाद, और ऑप्शन डी आता है जम्मू कश्मीर। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा, जिसमें यह जम्मू कश्मीर से संदर्भित रही है, जिसमें जहाँ पर लिथियम के विशाल भंडार मिले हुए थे। अब आता है हमारा क्वेश्चन, जिसमें 51 नंबर का क्वेश्चन है, जो विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में है, जिसमें पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि इस साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्कार ने की हुई थी। दूसरा कथन आता है कि यह साम्राज्य की सीमा आधुनिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक सीमित थी। और ऑप्शन जो तीसरा आता है कथन कि इस साम्राज्य के शासक के मदुरई के सुल्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो इसमें आपका जो ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका पहला कथन सही है, तो इसके साथ ही ऑप्शन ए आपका सही आएगा कि केवल एक ही सही है। अब आता है 52 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि ऑर्गन ऑन ए चिप तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑर्गन ऑन ए चिप तकनीक के बारे में बताना है। तो इसके अंतर्गत पहला कथन दिया गया है कि यह एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जो किसी अंग की
गतिविधियों और शारीरिक अनुक्रिया का अनुकरण करती है। दूसरा आता है कि यह पूरी तरह से कृत्रिम है और इसमें कोई मानव कोशिका नहीं होती है। तीसरा आता है कि इसका उपयोग दवाओं के परीक्षण हेतु जानवरों को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। तो आपको उपयुक्त कथनों में से सही कथन पहचानना है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि इसमें पहला और तीसरा कथन आपका सही है, दूसरा कथन आपका सही नहीं है। अब आता है हमारा 53 नंबर का क्वेश्चन। 53 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि कृष्ण अट्टम या मुड्डीएट्टम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है केरल, ऑप्शन बी आता है तमिलनाडु, ऑप्शन सी आता है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी आता है कर्नाटक। तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करना है। इसमें आपका जो उत्तर होगा यह ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि यह कृष्णाट्टम और मुड्डीएट्टम लोकनाट्य जो है वह केरल का है। तो अब आता है हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें येलोस्टोन नेशनल पार्क के संदर्भ में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से आपको सही कथन कौन सा होगा। जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि यह विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। दूसरा आता है कि यह मिसिसिपी नदी के पूर्व में स्थित है। तीसरा कथन आता है कि यहाँ ग्रेजली बेयर और भेड़ियों का आवास है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको कौन सा कथन सही नहीं है इसके बारे में बताना है। तो इसके अंतर्गत जो आपका दूसरा कथन है वह आपका सही नहीं है कि मिसिसिपी नदी के पूर्व में स्थित है। पहला और तीसरा कथन सही है, तो इसके साथ ही ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अब आता है 55 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि भारत में मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन पूछा गया है कि दक्कन पर पहला मुगल आक्रमण अकबर के शासनकाल के दौरान हुआ था। दूसरा कथन आता है कि यह जहांगीर के शासनकाल के दौरान महावत खान का विद्रोह हुआ था, जिसके कारण मुगल सम्राट की गिरफ्तारी हुई थी। तीसरा आता है कि औरंगजेब ने के शासनकाल में अहमदनगर के निजामशाही राज्य का अंत हो गया था। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत आपका पहला और दूसरा कथन सही आता है, जो कि पहला और दूसरा कथन सही है। तो इसी के साथ ही आपका ऑप्शन बी आएगा, जिसमें पहला और दूसरा कथन सही होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो कि 56 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि प्राचीन भारत में मौर्यों ने एक विस्तृत आर्थिक प्रशासन के माध्यम से कई आर्थिक क्रियाकलापों को नियंत्रित किया हुआ था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किस क्षेत्र या किन क्षेत्रों में राज्य का एकाधिकार था। जिसके अंतर्गत ये पहला आता है कि पहले के अंतर्गत आता है खान, दूसरा आता है मदिरा की बिक्री, तीसरा आता है हथियारों का निर्माण। तो इसमें जो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत जो आपके ऑप्शन जो दिया गया था एकाधिकार के संदर्भ में, तो इसमें आपके जो तीनों कथन है वह तीनों ही सही है कि यह खान भी होगा, मदिरा की बिक्री और हथियारों का निर्माण होगा, जिसमें ऑप्शन डी इसके अंतर्गत आएगा, जिसमें पहला दूसरा तीसरा कथन इसके अंतर्गत सही है। अब आता है हमारा 57 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें 57 नंबर के संदर्भ में क्वेश्चन को पूछा गया है कि प्राचीन इतिहास के संदर्भ में बुद्धिचरित्र और सौंदरानंद किसके द्वारा लिखे गए हुए। जिसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है बाणभट्ट, ऑप्शन बी आता है अश्वघोष और ऑप्शन सी आता है भावभूति और ऑप्शन डी आता है विशाखादत्त। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा, जिसमें अश्वघोष के बारे में इसको बताया गया। अब आता है हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि प्राचीन कृषि सहकारी साख समितियों या PACS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि वे विभिन्न कृषि और किसानी गतिविधियों के लिए किसानों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करते थे। दूसरा आता है कि वे राज्य सरकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सरकारी बैंकों सहित 3 स्तरों में सबसे निचले स्तर का गठन करते हैं। और तीसरा आता है कि उन्होंने रिजर्व बैंक के द्वारा विनियमित किया जाता है। तो इसमें आपका उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही होगा, जिसके अंतर्गत आपके जो कथन दिए गए हैं तीनों ही कथन सही होंगे और ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में उलूक और दावा संबंधित होते हैं। उलूक और दावा किससे संबंधित शब्द से संबंधित है। जिसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है गुलाम से, ऑप्शन बी आता है सिक्के से, ऑप्शन डी सी आता है डाक व्यवस्था से और ऑप्शन डी आता है भूमि से। तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन डी सी आएगा, जिसमें यह डाक व्यवस्था से संदर्भित है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अब आता है हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन आता है कि बाकाटक कांस्य मूर्तियाँ
वाकाटक कांस्य मूर्तियां मथुरा शैली के प्रभाव को दर्शाती हैं। दूसरा आता है कि भारत में चोलों द्वारा मूर्ति के निर्माण की लुप्त मोम तकनीक पहली शताब्दी ईस्वी में शुरू की गई थी। और तीसरा आता है कि गुप्तकालीन कांस्य मूर्तियां सुब्राह्म्य थी और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया गया हुआ था। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो तीसरा कथन है वही ही सही है, पहला और दूसरा दोनों ही कथन गलत है। तो ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित वास्तुशिल्प विशेषताओं को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जिसमें पहला आता है पटक्कल का विरूपाक्ष मंदिर, दूसरा आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, तीसरा आता है खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर और चौथा आता है मुंडेरा का सूर्य मंदिर। तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, जिसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि 2 1 3 4 होगा, ऑप्शन बी आता है कि 4 1 2 3 होगा, ऑप्शन सी आता है 1 3 4 2 होगा और ऑप्शन डी आता है कि 2 3 1 4 होगा। तो इसका जो क्रम है वह पहले नंबर पर तो आएगा। इसमें पटक्कल का जो विरूपाक्ष मंदिर है वह आएगा, जो पहले नंबर पर होगा। फिर दूसरे नंबर पर आएगा खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, फिर उसके बाद आएगा मुंडेरा का सूर्य मंदिर, फिर आएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो इसी के साथ ही आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा, जिसमें 1 3 4 2 इसके अंतर्गत यह श्रृंखला रहेगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आता है जो क्वेश्चन नृत्य शैली के बारे में बताया गया है, इसकी कुछ विशेषताओं का वर्णन किया गया है। अब आता है हमारा क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि यह दक्षिण भारत में तमिलनाडु से संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य है। यह कहाँ से संबंधित है? दक्षिण भारत में तमिलनाडु से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। यह मंदिरों को समर्पित नर्तकियों की कला के रूप में विकसित हुआ हो और इसे पहले सादिर या दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। यह भारत के पारंपरिक नृत्यों में से पहला नृत्य है जिसे थिएटर कला के रूप में फिर से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाना है। तो प्रयुक्त परिच्छेद में से कौन से परिच्छेद में यह किस नृत्य का वर्णन करता है? इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी आता है कथकली, ऑप्शन सी आता है मणिपुरी, ऑप्शन डी आता है कुचिपुड़ी। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह इस भरतनाट्यम की यह विशेषताएं बताता है। तो ऑप्शन ए आपका उत्तर सही होगा। अब आता है हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि महिला व्यवसाय और कानून 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन ए आता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ऑप्शन बी आता है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, ऑप्शन सी आता है विश्व बैंक द्वारा और ऑप्शन डी आता है ब्रिक्स द्वारा। तो इसका उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन बी सी आएगा, जिसमें यह विश्व बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। अब आता है 64 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि इनकी शिक्षाएं भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित थी। यह भी एक तरीके से कथन है जो भक्ति संत के बारे में वर्णन किया गया है कि इनकी शिक्षाएं भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित थीं। इन्होंने नाम कीर्तन की आवश्यकता पर बल देने के साथ सत्संग या भक्तों की मंडलियों में ईश्वर का गुणगान करने के लिए कहा। इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार हेतु सत्र और मठों की स्थापना तथा नाम घर या प्रार्थना गृहों को प्रोत्साहित किया। इनकी प्रमुख रचनाओं में कीर्तन घोष शामिल है। तो प्रयुक्त परिच्छेद में से यह किस परिच्छेद की व्याख्या करता है? तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है बाबा गुरु नानक देव, ऑप्शन बी आता है चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन सी आता है तुलसीदास और ऑप्शन डी आता है शंकर देव। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा कि यह जो विशेषताएं हैं वह शंकर देव के बारे में बताई गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 65 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि वह एक साहसिक अफगान व्यक्ति था जिसके बारे में माना जाता है कि एक ब्राह्मण मालिक की सेवा में रहने के कारण उसका अभ्युदय हुआ था। वह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। तो उपयुक्त परिच्छेद में से वह निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का उल्लेख किया गया? इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कृष्णदेव राय, दूसरा आता है हसन गंगू, ऑप्शन सी आता है महमूद गवा और ऑप्शन डी आता है इब्राहिम आदिल शाह। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि यह जो उल्लेख किया गया है वह हसन गंगू के बारे में बताया गया है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि तुंगभद्रा दोआब तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच स्थित है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किन दो साम्राज्य या वंशों ने विभिन्न कलाविधियों में तुंगभद्रा दोआब पर नियंत्रण स्थापित किया था?
पहला पश्चिमी चालुक्य, दूसरा होयसल, तीसरा राष्ट्रकूट। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर की पहचान करना है। तो इसके अंतर्गत जो ऑप्शन ए आता है केवल 1 2 होगा, ऑप्शन बी आता है कि केवल 2 3 होगा, ऑप्शन सी आता है कि केवल 1 और 3 होगा, और ऑप्शन डी आता है 1 2 3 होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा, जिसमें यह तीनों ही आपके ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आता है 67 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला आता है कि यहाँ जहाँ अजंता में 2 मंजिली गुफाएं, वहीं एलोरा में अनूठी 3 मंजिली गुफाएं। दूसरा आता है कि यह पद्मपाणी और वज्रपाणी के चित्र अजंता गुफाओं में उपस्थित हैं, जबकि एलोरा गुफाओं में भी अनुपस्थित होते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए इसका सही होगा कि इसमें केवल एक ही कथन इसका जो है वह सही है, दूसरा कथन इसका गलत है। तो ऑप्शन ए आपका उत्तर होगा कि केवल एक कथन इसका सही है। अब आता है हमारा 68 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है छत्रपति शिवाजी के अधीन मराठा साम्राज्य या मराठा प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला महत्वपूर्ण पदाधिकारियों और उनकी भूमिका का वर्णन किया गया है, जिसमें पेशवा जो है वह सेनापति से संबंधित है। दूसरा आता है दबीर जो विदेश मामले से संबंधित है। तीसरा आता है मिश्रास्तार जो अस्थायी सहायक दल है। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? जिसमें ऑप्शन ए आता है कि केवल 1 होगा, ऑप्शन बी आता है केवल 2 होगा, ऑप्शन सी आता है केवल 1 और 3 होगा, ऑप्शन डी आता है 1 और 2 होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा, जिसमें आपका जो दूसरा कथन है कि दबीर विदेश मामले से संदर्भित है, और इसमें पहला और तीसरा इसका गलत है। पहला जो दूसरा है वही सब इसमें मेल खाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में इसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया हुआ था। दूसरा आता है कि उसने कांसे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। तीसरा आता है कि उसने सेना की आनुवांशिकता सिद्धांत को लागू किया, और चौथा कथन दिया गया है कि उसके शासनकाल में जजिया एक पृथक कर बन गया था। तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, जिसमें आपका एक तीसरा और जो चौथा कथन है वह 2 कथन आपके सही है। तो इसके साथ ही आपका ऑप्शन डी जाएगा। तो तीसरा और चौथा आपका सही होगा, पहला और दूसरा गलत है। अब आता है हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और इसमें से राजवंश और शासक के बारे में बताया गया है कि इनमें से उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया चोल राजवंश जो है वो सेनगुट्टम से। ऑप्शन बी आता है चेर आता है जो करिकाल से संबंधित है, और तीसरा आता है बादामी के चालुक्य पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। तो उपयुक्त युग्म में से कितने युग्म सम्मिलित है? तो इसमें से ऑप्शन ए आता है कि कोई भी युग्म सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी आता है कि केवल 1 सुमेलित है, और ऑप्शन सी आता है केवल 2 युग्म, ऑप्शन डी आता है कि सभी तीनों युग्म। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए बी आएगा कि इसमें केवल 1 ही युग्म इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा क्वेश्चन, जिसमें 71 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि कुचिपुड़ी नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में बताया गया है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि यह आंध्र प्रदेश में भक्ति आंदोलन के प्रतिफल के रूप में विकसित हुई थी। दूसरा कथन आता है कि यह प्रारंभ में केवल पुरुष नृत्य करते थे, लेकिन अब महिला कुचिपुड़ी नृत्य किया भी भाग लेती हैं। फिर जो सी ऑप्शन आता है कि सामान्यतः कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुति को तरंगम प्रस्तुति के पश्चात समाप्त किया जाता है, और डी आता है इसके अंतर्गत कि रुक्मिणी देवी अरुणडेल एक प्रमुख भारतीय नृत्यांगना था जिन्हें इस शैली का संरक्षण किया हुआ था। तो इसमें आपको का जो उत्तर इनमें से कौन सा सही नहीं होगा, तो इसमें से आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी जो होगा वह सही नहीं होगा, और ये तीनों ही ऑप्शन इसके सही है। अब आता है हमारा 72 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि पुरंदर की संधि के संदर्भ में, जिसके अंतर्गत पहला कथन दिया गया है कि वह मराठा छत्रपति शिवाजी और आमेर के राजा जयसिंह के बीच हुई थी। दूसरा कथन है इसके अंतर्गत कि संधि के प्रावधान के अनुसार मराठों ने अपने आधे से अधिक के किले मंगोलों को सौंप दिए थे। तीसरा आता है इसके अंतर्गत कि यह जो संधि थी वह बालाघाट में बीजापुर क्षेत्र का एक हिस्सा मराठों को दिया गया था।
तो इसमें से आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, जिसमें आपके जो उत्तर कथन है वह तीनों ही सही है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी सही होगा। अब आता है हमारा 73 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि मराठा साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए कथन पहला दिया गया है कि चौथ उन क्षेत्रों पर आरोपित एक कर था जो मराठों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं थे हुए। दूसरा कथन आता है कि सरदेश मुखी मराठा राजा द्वारा वसूले जाने वाले अधिकार के रूप में किसानों पर आरोपित एक 25% कर सकता था। तो ये प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें आपका जो कथन होगा ऑप्शन ए आएगा, कि जिसमें केवल एक ही कथन आपका सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। अब आता है हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि उन गुफाओं में पाल राजाओं के शिलालेख है। दूसरा कथन आता है कि शिलालेखों के अनुसार ये गुफाएं जैन भिक्षुओं के लिए थी। तो उपयुक्त कथनों में से सही उत्तर की पहचान करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन इसका सही होगा। तो इसके अंतर्गत जो उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में है, तो यह जो क्वेश्चन ऑप्शन इसका जो बी है, बस क्योंकि इसका दूसरा ही कथन सही है, तो इसका ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। बी ऑप्शन का ही होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर का, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में यूनिसेफ द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। इसका उद्देश्य राज्य में आत्महत्या की घटनाओं को कम करने के लिए टांकाओं परंपरागत वर्षा जल संचयन प्रणाली को ढकना है। तो इसमें जो ऑप्शन ए आता है, इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है जल जीवन अभियान, ऑप्शन बी आता है अनमोल जीवन अभियान, ऑप्शन सी आता है निर्मल जल अभियान और ऑप्शन डी आता है विद्युत जल अभियान। तो इसमें जो इस जो उद्देश्य या टंकाओं परंपराओं का जो इसमें बताया गया है, इसके अंतर्गत ऑप्शन बी आएगा कि यह अनमोल जल जीवन अभियान के अंतर्गत यह पहल स्टार्ट की गई है, वह भी राजस्थान में यूनिसेफ द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। अब आता है हमारा 76 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें गुप्तकाल के संदर्भ में है, जिसमें पूछा गया है कि गुप्तकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें आपको बताना है, पहला कथन इसके अंतर्गत आता है कि इस काल में पहली बार चांडालों का आविर्भाव हुआ। दूसरा आता है कि ये अवधि के दौरान जातियां कई उपजातियों में बट गई। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि केवल एक होगा, ऑप्शन बी आता है केवल दो होगा, ऑप्शन सी आता है कि एक और दो दोनों हो गया, और ऑप्शन डी आता है ना तो एक होगा ना तो दूसरा होगा। तो इसमें से आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा, जिसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सही होंगे। अब आता है हमारा 77 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया हुआ था, पहला कथन है। दूसरा कथन आता है कि उनके शासनकाल में पुरोहितों को भूमि अनुदान देने की प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। तीसरा कथन इसके अंतर्गत आता है कि हुएनसांग के द्वारा उसके शासनकाल में विधि अच्छी व्यवस्था नहीं थी, विधि की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो इसमें से आपको उपयुक्त में से सही उत्तर की पहचान करना है, जिसमें आपका जो ऑप्शन है वह जो कथन दूसरा है वह गलत है, और पहला और दूसरा कथन तीसरा कथन सही है। तो इसके साथ ही आपका जो उत्तर होगा केवल एक और तीसरा कथन आपका सही होगा, दूसरा आपका गलत होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 78 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है, एक परिच्छेद दिया गया है जिसमें आपको दार्शनिक के बारे में उल्लेख दिया गया है, उन सब के बारे में बताना है कि यह किस दार्शनिक के बारे में चर्चा करता है। या इसमें पूछा गया है कि दर्शन की इस विचारधारा का मूल अर्थ तर्क करने और अर्थ लगाने की एक कला है। दर्शन की इस विचारधारा का मूल अर्थ तर्क करने और अर्थ लगाने की एक कला है। इसमें तर्क का प्रयोग विविध वैदिक कर्मों के अनुष्ठानों का औचित्य सिद्ध करने में किया गया और मोक्ष प्राप्ति को उनके निष्पादन पर आधारित बताया गया। इस संप्रदाय के अनुसार वेद में कही गई बातें सदा सत्य हैं। इस दर्शन का मुख्य लक्ष्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। यह दर्शन दृढ़तापूर्वक बताता है कि मोक्ष पाने के लिए यज्ञ करना चाहिए। ऐसे यज्ञों में पुरोहितों को दान दक्षिणा का लाभ मिलता था और विविध वर्गों के बीच सामाजिक स्तर भेद को मान्यता मिलती थी। तो उपयुक्त परिच्छेद में से निम्नलिखित में से आपका कौन सा किस परिच्छेद की आपका किस दार्शनिक विचारधाराओं का वर्णन किया गया है? जिसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि यह सांख्य की, ऑप्शन बी आता है मीमांसा का, ऑप्शन सी आता है वेदांत का, और ऑप्शन डी आता है इसके अंतर्गत की लोकायतन का। तो इसमें जो 78 का जो उत्तर है वह मीमांसा का होगा, क्योंकि यह जो ऑप्शन बी मीमांसा के संदर्भ में यह बात करता है। अब आता है हमारा 79 नंबर का क्वेश्चन, जो अलाउद्दीन खिलजी के
बाजार नियंत्रण और कृषि नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है, इसमें पहला कथन में कहा गया है कि उसने वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला की लागत निर्धारित की हुई थी। दूसरा कथन आता है कि इसने सभी वस्तुओं के लिए एक साझा बाजार की स्थापना की हुई थी। और ऑप्शन जो तीसरा आता है इसके अंतर्गत कि उसने खाद्यान्न की कमी के दौरान आपूर्ति करने के लिए गोदामों की स्थापना की हुई थी। तो प्रयुक्त परिच्छेद में से आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसमें आपका जो पहला और तीसरा परिच्छेद है वह सही है, मतलब पहला और तीसरा कथन सही है। पहला और तीसरा कथन सही है, जिसके साथ ही और दूसरा वाला कथन गलत है। दूसरा कथन ये जो है वह गलत है, पहला तीसरा कथन गलत है। तो इसके साथ ही ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा कि केवल एक और तीसरा होगा। अब क्वेश्चन आता है 80 नंबर का कि हाल ही में सुर्खियों में रही विंडफॉल टैक्स पद का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है। जिसके अंतर्गत पहला आता है कि यह एक अनपेक्षित या अप्रत्याशित रूप से हुए बड़े लाभ पर लगाया गया कर होता है। दूसरा आता है कि यह कंपनियों द्वारा प्राप्त कर छूटों को सीमित करने के लिए लगाया गया कर है। तीसरा आता है कि यह एक प्रकार का हस्तांतरण कर है जिसे किसी जीवित व्यक्ति या कॉरपोरेट संस्था पर दूसरे को धन या संपत्ति हस्तांतरित करने पर लगाया जाता है। और तीसरा आता है कि यह संपत्ति या निवेश की बिक्री के लाभ पर लगाया गया कर होता है। तो उपयुक्त परिच्छेद में से कौन सा यह विंडफॉल टैक्स पद को सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए होगा, जो कि यह ऑप्शन पहला वाला जो होगा जो इसका सही वर्णन करता है। अब आता है हमारा 81 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि उलुग खान या बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला आता है कि उसने चहलगानी प्रणाली की शुरुआत की हुई थी। दूसरा आता है कि उसने पहली बार विकेंद्रीकृत सरकार के युग की शुरुआत की हुई थी। तीसरा आता है कि यह वह व्यक्ति था जिसने भारत में एक अलग आर्य विभाग की स्थापना की हुई थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी आएगा, जिसमें से यह तीनों ही आपके कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी होगा। अब आता है आपका 82 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है केंद्रीय बजट 2023 के बारे में कि समुद्र तटों के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए मिष्टी योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत यह जो पहला कथन आता है इसमें कि मिष्टी योजना को मनरेगा और कैंपा के बीच समन्वय के माध्यम से लागू किया गया जाएगा। दूसरा आता है कि भारत का लगभग 40% मैंग्रोव अकेले उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन ए आता है केवल एक होगा, ऑप्शन बी आता है केवल दो होगा, ऑप्शन सी आता है एक और दो दोनों होगा, और ऑप्शन डी आता है ना तो एक होगा ना तो दूसरा होगा। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि इसमें मिष्टी योजना के संदर्भ में बताया गया है। तो इसमें यह दोनों के संदर्भ में है, तो पहला कथन इसका सही होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अग्रहार शब्द का अर्थ क्या होता है। अग्रहार शब्द के बारे में पूछा गया। इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन आता है कि मौर्यकाल के दौरान देवताओं को दी गई एक धार्मिक आहुति होती है। ऑप्शन तीसरा आता है, जो ऑप्शन बी आता है कि शाही संरक्षण द्वारा ब्राह्मणों को दिया गया भूमिदान होता है। और ऑप्शन सी आता है कि गुप्तकाल के दौरान जिला स्तर से नीचे के अधिकारी होते हैं। और ऑप्शन डी आता है कि मौर्योत्तर अवधि के दौरान उपयोग की जाने वाली मूर्ति निर्माण की एक कला है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा कि शाही संरक्षण द्वारा ब्राह्मणों को दी जाने वाला भूमि अनुदान होता है। अब आता है हमारा 84 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। जिसमें ऑप्शन ए आता है, पहला आते हैं फर्नाओ नूनीस, दूसरे आते हैं निकोलो डी कॉन्टे, और जो तीसरे आते हैं अब्दुल रज्जाक, चौथे आते हैं इब्न बतूता। तो इसमें आपका नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। जिसके अंतर्गत आपका ऑप्शन होगा डी आएगा, जिसमें चारों ही आपके ऑप्शन सही है कि इसमें 1 2 3 4 चारों ही इसके ऑप्शन सही होंगे कि ये फर्नाओ नूनीस, निकोलो डी कॉन्टे, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता चारों ही विजयनगर साम्राज्य का इन्होंने दौरा किया हुआ था। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है 85 नंबर का क्वेश्चन कि मुगल शासन के दौरान अपनाई गई दहशाला प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि यह भू राजस्व की जब्ती प्रणाली का संशोधित उपसंस्करण है। दूसरा आता है कि इस प्रणाली के तहत फसल की कटाई और उसकी कटाई और गट्ठर में बांधने के पश्चात उपज को किसानों और राज्य के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता था। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से आपका जो ऑप्शन बी है वह सही नहीं है और इसका पहला ऑप्शन सही है। तो पहला कथन आपका गलत है, दूसरा कथन आपका सही है, सही नहीं है। पहला कथन मतलब सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। तो इसके साथ ही आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा। अब आता है 86 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि मौर्योत्तरकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से प्रसिद्ध बंदरगाहों में से कौन से भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है? जिसमें ऑप्शन जैसे पहला दिया गया है भड़ौच, दूसरा सोपरा, तीसरा ताम्रलिप्ति और चौथा आता है अरिकमेड़ु। इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करना है, जिसमें आपका ऑप्शन जो होगा केवल 3 और 4 होगा, क्योंकि इसमें ताम्रलिप्ति और अरुकामेड़ु इसमें दोनों ही बंदरगाहें जो हैं वह पूर्वी तट पर अवस्थित है। और ये जो पहला और दूसरा इसका गलत होगा। तो इसी के साथ ही ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। अब आता है आपका 87 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है शुंग वंश, ऑप्शन बी आता है हर्यक वंश, ऑप्शन सी आता है नंद वंश और ऑप्शन डी आता है इसके अंतर्गत गुप्त वंश। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वह आपका सही होगा कि यह नंद वंश इसके संदर्भ में आपका उत्तर सही होगा। अब आता है 88 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें रंगमंच और क्षेत्र या प्रदेश को बताया गया है। जिसमें दशावतार जो है वह गोवा से संबंधित है, कुटियाट्टम जो है वह केरल से, और ऑप्शन जो तीसरा है वह यक्षगान जो तेलंगाना से संदर्भित है, और फिर आता है थिरुकुट्टू जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो इसमें यह बताना है कि उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन ए आता है इसके अंतर्गत कि केवल 1 होगा, ऑप्शन बी आता है इसके अंतर्गत केवल 2 कथन सही होंगे, ऑप्शन सी आता है केवल 3 युग्म सही होंगे, और ऑप्शन डी आता है कि इसके अंतर्गत चारों ही युग्म सही होंगे। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा इसमें सिर्फ 3 ही कथन सही हैं, तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी होगा। अब आता है 89 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें क्षेत्रीय संगीत और क्षेत्र को बताया गया। जिसमें क्षेत्रीय संगीत और क्षेत्र को बताया गया है, जिसमें और पहला आता है क्षेत्रीय संगीत लोटिया जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, दूसरा आता है छकरी जो कश्मीर से संबंधित है, तीसरा आता है दसकठिया जो उड़ीसा से संबंधित, चौथा आता है पंडवानी जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन बी आएगा, जिसमें केवल 1 और 3 इसके अंतर्गत आपका सही होगा। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन बी आएगा, जिसमें पहला आपका जो क्षेत्रीय संगीत है वह उस राज्य से संबंधित नहीं है, और ये जो तीनों हैं वह तीनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी इस श्रेणी में उपकरणों के वर्णन के बारे में दिखाया गया है कि यह किस उपकरण की बात करता है। इसमें बताया गया है, यह 90 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जिसमें बताया गया कि यह वाद्य यंत्रों का एक रूप है जिसमें एक खोखली नलिका में हवा भरकर अर्थात फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। हवा के मार्ग को नियंत्रित करके स्वर की ऊंचाई सुनिश्चित की जाती है, और बांधों में बने छेदों को उंगलियों की सहायता से क्रमशः खोलकर और बंद करके राग को बचाया जाता है। तो उपयुक्त परिच्छेद में से निम्नलिखित में से यह किस श्रेणी के उपकरणों की संदर्भित करता है? इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है अवनद्ध वादकी, दूसरा ऑप्शन आता है कि यह सुशिर वादकी, और ऑप्शन सी आता है कि घन वादकी, और ऑप्शन डी आता है तत्वादकी। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन बी आएगा कि यह सुशिर वाद्य की चर्चा करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, सुशिर वाद्य। अब आता है हमारा जो क्वेश्चन है वह 91 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि सूफी मत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें पद और विवरण या अर्थ को बताया गया है। तो इसमें पद जो है हैदरी जो है वह सामुदायिक रसोई से संबंधित है, जियारत जो है वह तीर्थ यात्रा की प्रथा से संबंधित है, तीसरा जो खलीफा का पद है वह सूफी संत के वारिस से संबंधित है, और चौथा आता है मसनवी जो सूफी कविताओं से संदर्भित है। तो इसमें आपको प्रयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित है इसको बताना है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है केवल 1 युग्म होगा, ऑप्शन बी आता है केवल 2 युग्म होंगे, ऑप्शन सी आता है केवल 3 युग्म होंगे, और ऑप्शन डी आता है कि सभी चारों युग्म होंगे। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा, जिसमें केवल 3 ही युग्म इसके सही होंगे।
अब हमारा 92 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें बताया गया है कि धर्मपाल के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है कि धर्मपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि पाल वंश का संस्थापक था। दूसरा कथन आता है कि उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो नालंदा के बाद दूसरे सबसे विख्यात विश्वविद्यालय के रूप में उभरा। तीसरा आता है कि कन्नौज क्षेत्र पर दावे के कारण प्रतिहार शासक वत्सराज के साथ उसका संघर्ष हुआ था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, जिसमें आपका ऑप्शन ए आता है केवल 1 और 2 होगा, ऑप्शन बी आता है केवल 2 और 3 होगा, ऑप्शन सी आता है कि 1 और 3 होगा, और ऑप्शन डी आता है कि 1, 2, 3 होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन इसका सही नहीं है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें वो कि 93 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में रेखा पीड़ा, पीड़ा देवल और खाखरा संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसके अंतर्गत आता है कि पश्चिमी भारत की यह समृद्ध व्यंजन संस्कृति से संबंधित है। ऑप्शन बी आता है कि पूर्वी भारत में यह मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। ऑप्शन सी आता है कि सूर्य सिद्धांत में दिए गए ज्यामितीय पैमाने से संबंधित है, और ऑप्शन डी आता है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में राजस्व संग्रह प्रणाली से संबंधित है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा, जिसमें यह पूर्वी भारत के मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। तो इसके साथ ही आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब आता है हमारा 94 नंबर का क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि तमिल साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जिसमें कृति और संबंधित रचनाकार के बारे में बताया गया है। जिसमें कृति है, पहली कृति आती है शिल्पाधिकारिकम, फिर दूसरी जो कि चतनार से संबंधित है, दूसरी आती है मणिमेखलई जो है वह एलांगो अडियल से संबंधित है, तीसरी आती है तिरुक्कुलम जो कि तिरुवल्लुवर से संबंधित है। तो उपयुक्त युग्मों में से सही युग्म की पहचान करनी है, जिसमें पहला युग्म आता है कि केवल एक युग्म सही है, दूसरा आता है कि दूसरा युग्म सही है, और तीसरा आता है केवल तीसरा युग्म सही है, चौथा आता है कि केवल उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा, जिसमें केवल एक ही युग्म सही सुमेलित है। अब आता है हमारा 95 नंबर का क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि हड़प्पा व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हड़प्पा व्यापार के बारे में बताया गया है, जिसके संदर्भ में पहला कथन आता है कि हड़प्पा वासी व्यापार में आहत सिक्कों का प्रयोग करते थे। दूसरा कथन आता है कि हड़प्पा वासियों के अफगानिस्तान और ईरान के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, जिसमें केवल एक आपका उत्तर होगा। ऑप्शन बी आता है केवल दूसरा सही होगा, ऑप्शन सी आता है 1 और 2 दोनों सही होंगे, और ऑप्शन डी आता है ना तो एक सही होगा ना तो दूसरा सही होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा, जिसमें आपका दूसरा कथन तो सही है लेकिन पहला वाला कथन जो है वह गलत है। तो इसके साथ ही ऑप्शन बी आपका केवल 2 ही सही होगा। अब आता है 96 नंबर का क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि कुतुब मीनार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था और बलबन द्वारा इसको पूरा किया गया था। दूसरा कथन आता है कि कुतुब मीनार से जुड़ा अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें सही नहीं है की बात करता है कि सही नहीं कौन सा कथन है। तो इसके अंतर्गत पहला कथन जो है इसके अंतर्गत सही नहीं है, तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए होगा। दूसरा वाला कथन इसमें सही है, पहला वाला गलत है, तो ऑप्शन ए आएगा कि केवल एक सही है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 97 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा चैट जीटीपी शब्द का सही वर्णन करता है। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि यह मानसिक मुद्दों के बारे में संवेदनशीलता पैदा करने के लिए भारत सरकार का एक पोर्टल है। दूसरा कथन आता है या तीसरा ऑप्शन आता है कि यह छात्रों को परीक्षा की चिंता से निपटने में मदद करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। तीसरा आता है कि यह इंटरएक्टिव मेटावर्स के लिए मेटा का जनरेटिव ट्रांसफार्मर है। और तीसरा इसके अंतर्गत आता है कि यह ओपन एआई द्वारा विकसित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर है ऑप्शन डी आएगा, जो कि ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर मतलब सही वर्णन करता है, इस शब्द का सही वर्णन किया गया है, तो यह ऑप्शन डी इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 98 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि सुर्खियों में रहे बिंडसर फ्रेमवर्क किससे संबंधित है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है दक्षिण कोरिया और जापान से, ऑप्शन दूसरा आता है ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड से, ऑप्शन सी आता है फ्रांस और स्पेन से, और ऑप्शन डी आता है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस से। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा जो बिंडसर फ्रेमवर्क है वह ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि यह ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड से संबंधित है।
अब हमारा 99 नंबर का क्वेश्चन है। 99 नंबर का क्वेश्चन आता है कि यह महोत्सव, इसमें भी एक महोत्सव का वर्णन किया गया है। तो महोत्सव के संदर्भ में आप सबसे पहले अच्छे से सुनिए, फिर बाद में बताइएगा कि यह किस महोत्सव से संदर्भित है। इसके अंतर्गत पहला आता है कि यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष मैतेई चंद्र कैलेंडर के लामता जो कि फरवरी मार्च की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह सूर्यास्त के ठीक बाद शुरू होता है और उसके बाद पुआल की झोपड़ी का दहन होता है। होली के विपरीत यह पारंपरिक तरीके से 5 दिनों तक मनाया जाता है। इन 5 दिनों के दौरान मणिपुर दिन में खेल आयोजनों में, रात में पारंपरिक थबल चोंगवा नृत्य के साथ जीवंत हो उठता है। तो उपयुक्त परिच्छेद में से यह किस परिच्छेद की व्याख्या करता है या किस महोत्सव का वर्णन किया गया है? जिसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि याओ सांग महोत्सव का, ऑप्शन बी आता है माघ बिहू का, ऑप्शन सी आता है लोसर का और ऑप्शन डी आता है सागा दावा का। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आ गया, जो कि याओ सांग महोत्सव का वर्णन करता है। अब हमारा 100 और इस श्रृंखला के अंतर्गत लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन बताया गया है कि यह एक बहु एजेंसी संस्था होगी जो समूह ख और समूह ग जो कि गैर तकनीक नौकरियों सहित गैर राजपत्रित पदों के लिए परीक्षा आयोजित करेगी। दूसरा कथन आता है कि इसमें 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। तीसरा आता है कि यह सामान्य पात्रता परीक्षा या सेट आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो उपयुक्त में से आपका जो कथन होगा, तीनों ही कथन सही है, तो इसी के साथ ही ऑप्शन डी आएगा, जिसमें आपके तीनों ही कथन सही हैं। यहाँ पर यह क्वेश्चन श्रृंखला जो कि टेस्ट पेपर 5th है, यहाँ पर यह विजन IAS का टेस्ट पेपर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेस्ट पेपर के साथ मिलेंगे और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।